बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के उत्तर में विंध्याचल की पहाड़ियों के पास एक समृद्ध राज्य बसा हुआ था, रत्नगढ़। रत्नगढ़ के महाराज वज्रदत्त अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए दसों दिशाओं में विख्यात थे। उनका राज्य दूध और दही की नदियों सा बहता था, जहां प्रजा सुखी थी और वहां के किसान खेतों में अनाज के रूप में सोना उगाते थे। महाराज के पास सब कुछ था, अपार धन, विशाल सेना और अभेद्य किला। बस एक ही चिंता उनके मन को दीमक की तरह खाए जा रही थी। उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी केवल एक संतान थी, राजकुमारी अनन्या। अनन्या अनुपम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, जिनकी शोभा के आगे चंद्रमा का तेज भी फीका पड़ जाता था। अनन्या न केवल रूप की देवी थी, बल्कि अद्वितीय बुद्धिमान भी थी। उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे पड़ोसी राज्यों के विद्वानों की सभाओं में भी होते थे। महाराज जानते थे कि उनके बाद राज्य की बागडोर और राजकुमारी का हाथ उसी को मिलना चाहिए, जो केवल बल में नहीं, बल्कि बुद्धि में भी श्रेष्ठ हो। रत्नगढ़ की राजधानी से कुछ कोस दूर जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, लोहगढ़। इस गांव की हवा में हमेशा जलते हुए कोयले की गंध और हथौड़ों की टनट नहट गूंजती रहती थी। इसी गांव के अंतिम छोर पर एक पुरानी लेकिन मजबूत झोपड़ी थी, जो दामोदर लोहार की थी। दामोदर अब बूढ़ा हो चला था। उसके हाथों की नसें अब उतनी नहीं फड़कती थी जितनी जवानी में, लेकिन उसका अनुभव तपा हुआ सोना था। दामोदर के दो बेटे थे, जो स्वभाव में ठीक वैसे ही विपरीत थे जैसे आग और पानी। बड़ा बेटा भैरव, भैरव का शरीर लोहे की चट्टान जैसा था। उसका सीना चौड़ा, भुजाएं फौलादी और कद सामान्य मनुष्यों से एक हाथ ऊपर। वो पूरे दिन अखाड़े में दंड बैठक लगाता और जब हथौड़ा उठाता तो एक ही प्रहार में लोहे का आकार बदल देता। लेकिन भैरव को अपने बल पर भयानक अहंकार था। उसे लगता था कि दुनिया की हर समस्या का समाधान केवल ताकत है। वो अक्सर गांव वालों से कहता, बुद्धि तो कायरों का हथियार है, असली मर्द तो भुजाओं से बात करते हैं। छोटा बेटा गोपाल, गोपाल भैरव के ठीक विपरीत था। वो दुबला-पतला, मध्यम कद का और शांत स्वभाव का युवक था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिज्ञासा की चमक। जब भैरव लोहे को ताकत से पीटता था, तब गोपाल लोहे के तापमान, उसके रंग और उसकी प्रकृति को समझकर उसे आकार देता था। गोपाल अक्सर जंगल में जाकर पक्षियों के घोंसले बनाने की तकनीक देखता या बहते पानी के रास्तों को निहारता। वो लोहे से केवल तलवारें या कुदाल नहीं बनाता था, बल्कि उसने ऐसे बारीक यंत्र बनाए थे जिनसे गांव के किसानों की मेहनत आधी हो गई थी। एक तपती हुई दोपहर में भट्टी धधक रही थी। दामोदर ने अपने बेटों को बुलाया। पुत्रों, दामोदर ने खांसते हुए कहा, शाही सेनापति का संदेश आया है। राजा को एक विशेष ढाल चाहिए, ऐसी ढाल जो न केवल हल्की हो, बल्कि उसे कोई तलवार काट न सके। जो ये बना पाएगा, उसे शाही मुहर मिलेगी। भैरव जोर से हंसा। उसकी हंसी से झोपड़ी की छत हिल गई। पिताजी, ये काम तो मेरे बाएं हाथ का है। मैं इतना मोटा और भारी लोहा इस्तेमाल करूंगा कि हाथी का पैर भी उसे न मोड़ सके। गोपाल शांत रहा। उसने पिता की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, पिताजी, क्या ढाल को सिर्फ मजबूत होना है या उसे योद्धा की गति में बाधा भी नहीं डालनी चाहिए? भैरव ने गोपाल को घूरते हुए कहा, तू अपनी किताबी बातें बंद कर। छोटे, युद्ध के मैदान में गति नहीं, छाती का जोर काम आता है। गोपाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया, अगर सिर्फ चौड़ी छाती से जंग जीती जाती तो आज जंगल का राजा हाथी होता, शेर नहीं। दामोदर ने दोनों को काम करने की अनुमति दी। अगले 3 दिनों तक लोहगढ़ की उस भट्टी ने 2 अलग-अलग कहानियां रची। भैरव ने भट्टी को इतना तेज दहकाया कि लपटें बाहर निकलने लगी। उसने लोहे की कई परतों को एक साथ पीटा। उसकी ढाल तैयार हुई, विशाल, काली और बेहद भारी। उसे उठाने के लिए भी 2 सामान्य सैनिकों की ताकत चाहिए थी। भैरव अपनी रचना देखकर फूला न समाया। दूसरी ओर
गोपाल ने लोहे में कुछ विशेष जड़ी बूटियों की राख मिलाई, जिसे उसने पुरानी पोथियों में पढ़ा था। उसने लोहे को बार बार तपाया और उसे कागज की तरह पतला करके कई परतों में मोड़ा। उसने ढाल को थोड़ा वक्राकार बनाया ताकि तलवार की चोट फिसल जाए। जब उसकी ढाल तैयार हुई तो वो चांदी जैसी चमक रही थी और वजन में भैरव की ढाल से आधी थी। अभी वे अपनी ढाल लेकर राजधानी जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि गांव के चौराहे पर नगाड़े बजने लगे। राजदूत की आवाज गूंजी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। भैरव ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए भीड़ को धकेला और सबसे आगे खड़ा हो गया। गोपाल पीछे एक पेड़ की छाया में खड़ा होकर सुनने लगा। राजदूत ने शाही फरमान पढ़ा। रत्नगढ़ के महाराज वज्रदत्त ये घोषणा करते हैं कि राजकुमारी अनन्या के विवाह और राज्य के उत्तराधिकारी के चयन के लिए एक महाप्रतियोगिता स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता केवल राजकुमारों के लिए नहीं है। राज्य का कोई भी युवक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, यदि वो अपनी योग्यता सिद्ध कर सके तो वो इसमें भाग ले सकता है। प्रतियोगिता 3 चरणों में होगी। जो अंतिम विजेता होगा वही राजकुमारी का वर और भावी राजा होगा। भीड़ में खलबली मच गई। भैरव की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी भुजाएं फड़काई। बस, अब मेरा समय आ गया है। राजा को एक पहलवान चाहिए और मुझसे बड़ा योद्धा इस राज्य में कोई नहीं। मैं वो प्रतियोगिता जीतूंगा और राजकुमारी को ब्याह लाऊंगा। गोपाल के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी, लेकिन किसी और वजह से। उसने एक बार राजकुमारी अनन्या की सवारी को गांव से गुजरते देखा था। उसने राजकुमारी को अपनी पालकी से एक घायल पक्षी को उठाते हुए और उसका इलाज करते हुए देखा था। वो उनके रूप पर नहीं, बल्कि उनकी दयालुता और आंखों में छिपी बुद्धिमत्ता पर मोहित था। वो जानता था कि राजा बनने के लिए सिर्फ बाहुबल नहीं चाहिए। घर लौटते समय भैरव ने गोपाल का मजाक उड़ाया। क्यों रे किताबी कीड़े, तू भी चलेगा क्या? वहां तलवारें चलेंगी, तेरी छोटी छोटी सुइयां नहीं। गोपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भैया, लोहा आग में तपकर ही आकार लेता है। समय आने पर पता चलेगा कि कौन सा लोहा कच्चा है और कौन सा फौलाद। दामोदर ने दोनों को देखा। उसे भैरव की ताकत पर गर्व था, लेकिन गोपाल की बातों में उसे एक राजा की दूरदर्शिता दिखाई देती थी। रात हुई, लेकिन गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपनी बनाई हुई हल्की ढाल को कपड़े में लपेटा और अपनी छोटी सी पोटली में कुछ औजार, कुछ पुरानी किताबें और थोड़ा सा सूखा भोजन रखा। कल सुबह दोनों भाई राजधानी रत्नगढ़ के लिए प्रस्थान करने वाले थे। ये सफर सिर्फ राजधानी का नहीं था। ये सफर था एक साधारण लोहार से राजा बनने का। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें लोहगढ़ की पहाड़ियों को छू रही थी, दामोदर की झोपड़ी के बाहर हलचल थी। दामोदर ने अपने दोनों बेटों के माथे पर तिलक लगाया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था। उसने भैरव को उसकी भारी भरकम गदा और वो विशाल काली ढाल सौंपी। भैरव ने उसे ऐसे उठाया जैसे वो कोई खिलौना हो। फिर दामोदर गोपाल की ओर मुड़ा। गोपाल ने अपनी कमर में कुछ छोटे औजार बांधे थे और पीठ पर अपनी बनाई वो हल्की चमकीली ढाल टांग रखी थी। दामोदर ने कहा, बेटों, याद रखना, राजा वो नहीं जो सिर झुकाना जानता हो, और न ही वो जो सिर्फ सिर काटना जानता हो। राजा वो है जो जानता है कि कब सिर उठाना है और कब झुकाना है। भैरव ने पिता के पैर छुए और बड़े आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो पिताजी, मैं राजा बनकर ही लौटूंगा। गोपाल ने पिता के चरण स्पर्श किए और मौन रहकर आशीर्वाद लिया। दोनों भाई राजधानी रत्नगढ़ की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर चल पड़े। लोहगढ़ से रत्नगढ़ का रास्ता घने जंगलों और पथरीले रास्तों से होकर गुजरता था। दोपहर होते होते वे बागदर्रा के पास पहुंचे। ये 2 पहाड़ियों के बीच का एक बहुत संकरा रास्ता था, जहां से एक बार में केवल एक बैलगाड़ी ही निकल सकती थी। लेकिन वहां पहुंचकर दोनों ठिठक गए। बीती रात हुई भारी बारिश के कारण पहाड़ का एक विशाल हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया था।
एक हाथी के बराबर विशालकाय चट्टान ने रास्ता पूरी तरह से बंद कर रखा था। चट्टान इतनी बड़ी थी कि उसके ऊपर से चढ़कर जाना घोड़ों या गाड़ियों के लिए असंभव था और पैदल यात्रियों के लिए भी बहुत कठिन। वहां पहले से ही कुछ व्यापारी और राहगीर खड़े थे जो हताश होकर चट्टान को देख रहे थे। भैरव ने भीड़ को हटाया और आगे आया। उसने चट्टान को देखा और जोर से हंसा। हटो, तुम सब कमजोर हो, भैरव ने अपनी भुजाएं फड़काते हुए कहा। यह काम मेरे जैसे बलशाली का है। आंखें फाड़कर देखो सारे। पहलवान की भुजाओं की ताकत। भैरव चट्टान से सटकर खड़ा हो गया। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी मांसपेशियों को तनाव दिया और पूरी ताकत से चट्टान को धक्का देने लगा। हुआ, उसकी आवाज गूंजी। उसके माथे की नसें फूल गई। पसीना नदी की तरह बहने लगा। चट्टान थोड़ी सी हिली, मिट्टी थोड़ी खिसकी, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हटी। भैरव ने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार। वो हांफने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन चट्टान टस से मस न हुई। अंत में वो थककर जमीन पर बैठ गया और गुस्से में चट्टान को लात मारी। ये चट्टान शापित है, इसे कोई नहीं हटा सकता। तब तक गोपाल, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, चट्टान के चारों ओर घूमकर उसका निरीक्षण कर रहा था। उसने देखा कि चट्टान का एक कोना जमीन में धंसा हुआ है, लेकिन दूसरा कोना थोड़ा उठा हुआ है। उसने पास ही पड़े एक छोटे लेकिन मजबूत पत्थर को उठाया और उसे चट्टान के उस उठे हुए हिस्से के नीचे फंसा दिया। फिर वो जंगल की ओर गया और एक बहुत लंबा और मजबूत साल का तना, एक लट्ठा, काट लाया। भैरव ने चिढ़कर कहा, अरे ओ लकड़ी चोर, मैं इस चट्टान को हिला नहीं पाया, तू इस डंडे से क्या करेगा? गोपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उस लंबे तने को चट्टान के नीचे फंसाए गए छोटे पत्थर के ऊपर रखा और तने का एक सिरा चट्टान के नीचे घुसा दिया। अब उसके पास एक उत्तोलक तैयार था। गोपाल ने तने के दूसरे लंबे सिरे को पकड़ा। उसने वहां खड़े राहगीरों से कहा, भाइयों, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? 2-3 लोग आगे आए। गोपाल ने कहा, जब मैं 3 गिनूं तो हम सब मिलकर इस डंडे को नीचे की ओर दबाएंगे। गोपाल ने इशारा किया। 1, 2, 3 सबने मिलकर डंडे के लंबे सिरे पर अपना भार डाला। विज्ञान ने अपना काम किया। लीवर के सिद्धांत ने उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। कड़ एक भारी आवाज के साथ वो विशाल चट्टान, जिसे भैरव हिला भी नहीं पाया था, अपनी जगह से उखड़ी और लुढ़कते हुए खाई में जा गिरी। रास्ता साफ हो गया। राहगीरों ने तालियां बजाई। वाह, क्या दिमाग है! भैरव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए अपनी गदा उठाई और कहा, ठीक है, तूने तो बस मेरी हिलाई हुई चट्टान को थोड़ा सा धक्का दिया। असल मेहनत तो मैंने की थी। गोपाल केवल मुस्कुराया और अपनी ढाल उठाकर आगे बढ़ गया। उसे श्रेय की भूख नहीं थी, उसे तो मंजिल की तलाश थी। शाम ढलते ढलते वे रत्नगढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंचे। शहर अद्भुत था। ऊंची दीवारें, पहरेदार और बाजारों में ऐसी रौनक जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। हर तरफ रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे, जिन पर स्वयंवर का चिन्ह बना था। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण चल रहा था। एक लंबी कतार थी जिसमें बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार, सेनापति और योद्धा खड़े थे। उनके कवच सोने चांदी के थे और तलवारें हीरो जड़ी थी। उनके बीच फटे पुराने कपड़ों में ये 2 लोहार भाई अलग ही दिख रहे थे। जब उनकी बारी आई तो शाही मुंशी ने भैरव को ऊपर से नीचे तक देखा। भैरव का विशाल शरीर देखकर मुंशी प्रभावित हुआ। नाम? भैरव, लोहगढ़ से। भैरव ने अपनी छाती फुलाकर कहा। मुंशी ने तुरंत उसका नाम लिख लिया। ठीक है पहलवान, अखाड़े की तरफ जाओ। फिर मुंशी की नजर गोपाल पर पड़ी। दुबला पतला शरीर, साधारण चेहरा। मुंशी हंसा। और तुम यहां क्या करने आए हो? क्या अपने भाई का सामान ढोने आए हो? कतार में खड़े अन्य राजकुमार भी हंस पड़े। गोपाल ने न तो गुस्सा किया
नहीं शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी पीठ से अपनी बनाई हुई वो विशेष ढाल उतारी। शाम की डूबती धूप में वो ढाल एक अजीब सी नीली आभा के साथ चमक उठी। उसने ढाल को मुंशी की मेज पर रखा। महोदय, गोपाल ने विनम्रता से कहा, युद्ध केवल शरीर से नहीं, शस्त्रों से भी लड़ा जाता है, और शस्त्र बनाने वाला शस्त्र चलाने वाले से कम नहीं होता। मैं गोपाल हूं, लोहगढ़ से। मुंशी ने ढाल को छुआ। वो इतनी हल्की थी कि विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब उसने अपनी कटार से उस पर वार करके देखा तो कटार की धार मुड़ गई, पर ढाल पर खरोंच तक नहीं आई। मुंशी की हंसी गायब हो गई। उसने गंभीरता से गोपाल को देखा और रजिस्टर में नाम लिखा। ठीक है गोपाल, कल सुबह पहली प्रतियोगिता है, तैयार रहना। दोनों भाई शहर के अंदर दाखिल हुए, जहां भैरव की नजरें भोजन और मदिरालियों को तलाश रही थी। वही गोपाल की नजरें उस ऊंचे किले की ओर थी जहां राजकुमारी अनन्या रहती थी। उसे नहीं पता था कि कल सुबह क्या होने वाला है, लेकिन उसे आभास था कि पहली परीक्षा शारीरिक नहीं बल्कि कुछ और होगी। अगली सुबह रत्नगढ़ का शाही अखाड़ा खचाखच भरा हुआ था। हजारों लोग अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। अखाड़े के चारों ओर ऊंची दीवारें थी और बीच में सुनहरी रेत बिछी थी। अचानक नगाड़ों की गड़गड़ाहट ने आसमान को चीर दिया। सावधान, रत्नगढ़ के अधिपति महाराज वज्रदत्त और बुद्धिमती राजकुमारी अनन्या पधार रहे हैं। पूरा अखाड़ा शांत हो गया। महाराज वज्रदत्त एक ऊंचे हाथी पर सवार होकर आए और अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दाहिनी ओर रेशमी पर्दों के पीछे एक विशेष आसन पर राजकुमारी अनन्या बैठी थी। पर्दा इतना महीन था कि वे सबको देख सकती थी, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट नहीं देख सकता था। उनके हाथ में एक मोरपंख की कलम और भोजपत्र था। वो केवल तमाशा देखने नहीं आई थी, वो परखने आई थी। महाराज ने हाथ उठाया और प्रतियोगिता शुरू करने का आदेश दिया। महामंत्री ने घोषणा की, वीर योद्धाओं, रत्नगढ़ का राजा बनने के लिए केवल मनुष्य पर विजय प्राप्त करना काफी नहीं है, उसे प्रकृति के क्रोध को भी संभालना आना चाहिए। आज की पहली परीक्षा है अश्वत्थमन। अखाड़े का एक बड़ा लोहे का दरवाजा खुला और धूल का गुबार उड़ा। भीतर से 50 जंगली घोड़े छोड़े गए। ये साधारण घोड़े नहीं थे, ये कंधार के पहाड़ी घोड़े थे जिन्हें कभी किसी ने नहीं साधा था। उनकी आंखों में आग थी और टापों में बिजली। नियम सरल था। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए योद्धा को एक घोड़े को चुनना है, उस पर काबू पाना है और उसे राजा के सिंहासन के सामने लाकर नमन करवाना है। कई राजकुमार और योद्धा आगे बढ़े, लेकिन उन जंगली जानवरों ने उन्हें अपनी दुलत्ती से हवा में उछाल दिया। तब बारी आई भैरव की। भैरव ने कवच नहीं पहना था, केवल अपनी धोती और कमरबंद कसा हुआ था। उसने भीड़ में से सबसे विशाल और भयानक काले घोड़े को चुना, जो गुस्से से फुफकार रहा था। घोड़े ने भैरव को आते देखा और पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। भैरव हंसा। वो बिजली की गति से आगे बढ़ा और घोड़े की अयाल पकड़ ली। घोड़े ने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन भैरव की पकड़ लोहे की संडासी जैसी थी। घोड़े ने दौड़ना शुरू किया। भैरव उसके साथ घिसटता गया, लेकिन छोड़ा नहीं। अचानक भैरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर घोड़े की गर्दन को नीचे झुकाया और उसके मस्तक पर एक जोरदार मुक्का मारा। घोड़ा दर्द से कराह उठा और घुटनों के बल गिर गया। घोड़ा फिर उछला, लेकिन भैरव ने अपनी जांघों से उसे ऐसा जकड़ा कि घोड़े का दम घुटने लगा। भैरव ने एड़ लगाई और घोड़े को जबरदस्ती राजा के सिंहासन के सामने ले गया। उसने उसकी लगाम जोर से खींची, जिससे घोड़ा डर के मारे सिर झुकाकर खड़ा हो गया। पूरा अखाड़ा तालियों से गूंज उठा। भैरव ने छाती ठोकते हुए राजा की ओर देखा। राजा वज्रदत्त ने सिर हिलाकर उसकी ताकत की तारीफ की, लेकिन पर्दों के पीछे बैठी राजकुमारी अनन्या ने अपने भोजपत्र पर कुछ लिखा नहीं, बस अपनी भौहें सिकोड़ ली।
उन्हें ये विजय नहीं, अत्याचार लगा। अब मैदान में कुछ ही घोड़े बचे थे जो सबसे ज्यादा खतरनाक और डरे हुए थे। गोपाल की बारी आई। उसका शरीर भैरव जैसा विशाल नहीं था, इसलिए भीड़ में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि कुछ लोग उस पर हंस रहे थे। ये लोहार का पिल्ला क्या करेगा? गोपाल ने एक सफेद घोड़े को चुना जो अखाड़े के कोने में दुबका हुआ था और जो भी पास आता उस पर जानलेवा हमला कर रहा था। गोपाल सीधे घोड़े की तरफ नहीं भागा। वो धीरे धीरे चला, अपनी नजरें नीची रखकर। उसने घोड़े की आंखों में नहीं देखा, क्योंकि जानवरों की आंखों में घूरना उन्हें चुनौती देना लगता है। गोपाल घोड़े से कुछ दूरी पर रुक गया। उसने अपनी पोटली से थोड़ा सा गुड़ और काला नमक निकाला जो वो गांव से लाया था। उसने उसे अपनी हथेली पर रखा और एक अजीब सी धीमी सीटी बजाई, वही सीटी जो वो लोहगढ़ में पक्षियों के लिए बजाता था। घोड़ा जो हमले के लिए तैयार था अचानक रुक गया। उस गंध ने उसका ध्यान खींचा। गोपाल ने कोई जल्दबाजी नहीं की। वो इंच दर इंच आगे बढ़ा। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। लोग सोच रहे थे कि अब ये लड़का मारा जाएगा। जैसे ही घोड़ा थोड़ा शांत हुआ, गोपाल ने देखा कि घोड़े के पिछले पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ है, जिसकी वजह से वो दर्द में पागल हो रहा था। गोपाल ने बहुत प्यार से घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा और उसके कान में कुछ बुदबुदाया। फिर एक झटके में नहीं, बल्कि बहुत सावधानी से उसने नीचे झुककर वो कांटा निकाल दिया। घोड़े ने एक लंबी राहत की सांस ली। उसका गुस्सा पिघल गया। गोपाल ने घोड़े की पीठ पर छलांग नहीं लगाई। उसने बस उसकी अयाल पकड़ी और उसे इशारे से अपने साथ चलने को कहा। वो सफेद घोड़ा जो अभी तक काल बना हुआ था, एक छोटे बच्चे की तरह गोपाल के पीछे पीछे चल पड़ा। गोपाल उसे राजा के सिंहासन के सामने लाया। उसने घोड़े की गर्दन को हल्का सा थपकी दी और घोड़े ने स्वेच्छा से, बिना किसी डर या दर्द के, राजा के सामने अपना सिर झुका दिया। भीड़ में इस बार शोर कम था, लेकिन आश्चर्य ज्यादा था। भैरव ने मुंह बनाकर कहा, हाँ, इसने तो पालतू घोड़ा चुना था। असली मर्द तो वो है जो शेर को भी कुत्ता बना दे। राजा वज्रदत्त ने अपने मंत्री से कहा, पहले वाले युवक भैरव के पास एक सेनापति की भुजाएं हैं जो शत्रु को कुचल सकती है, लेकिन दूसरे युवक गोपाल के पास एक राजा का हृदय है जो बिना रक्त बहाए वश में करना जानता है। फिर राजा खड़े हुए और घोषणा की, प्रथम चरण समाप्त हुआ। जो लोग अपने घोड़ों पर नियंत्रण नहीं रख पाए वे बाहर हो चुके हैं। भैरव और गोपाल, तुम दोनों ने अपनी अपनी शैली में विजय प्राप्त की है। तुम दोनों अगले चरण में जाते हो। राजकुमारी अनन्या ने पहली बार अपने चेहरे से पर्दा थोड़ा हटाया और गोपाल को गौर से देखा। उसने अपने भोजपत्र पर एक शब्द लिखा, धैर्य। शाम को शिविर में लौटते समय भैरव अपनी जीत की दावत उड़ा रहा था।